स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टोटल न्यूज, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। बड़ी खबर हरियाणा से है। हरियाणा में एक बार फिर से नायब सिंह सैनी की सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री के तौर पर नायब सिंह सैनी कल शपथ ग्रहण करेंगे, क्योंकि आज भी विधायक दल की बैठक में उन्हें नेता चुना गया और उसके बाद उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया है। इस वक्त ये बड़ी खबर हरियाणा से, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के सामने दावा पेश किया गया। नायब सिंह सैनी दूसरी बार बनेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री। इस वक्त ये बड़ी खबर, नायब सिंह सैनी कल सीएम पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां हो चुकी हैं, अंतिम रूप दिया जा रहा है। विधायक दल के नेता चुने गए हैं नायब सिंह सैनी। बीजेपी विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर मोहर लगी। अनिल विज और कृष्ण बेदी ने सैनी के नाम का प्रस्ताव रखा, सभी ने उसका समर्थन किया। नायब सिंह सैनी ने सरकार बनाने का दावा राज्यपाल से मुलाकात कर पेश किया है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मुलाकात हुई, सरकार बनाने का दावा पेश किया, विधायकों के नामों की एक लिस्ट भी दी। हालांकि सरकार बनाने को लेकर कोई पशुपेश की स्थिति में बीजेपी नहीं है। पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी की बनती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि 48 सीटें लेकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर बीजेपी हरियाणा में सामने आई। शपथ ग्रहण का इंतजार है कल पंचकूला सेक्टर 5 में दशहरा ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह होगा। देवेंद्र कथुरिया एसोसिएट एडिटर पानीपत से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देवेंद्र, पहले विधायक दल की बैठक, नेता चुन लिया गया नायब सिंह सैनी को, उसके बाद सरकार बनाने का दावा भी नायब सिंह सैनी ने पेश कर लिया। अब कल पर सबकी नजर होगी शपथ ग्रहण समारोह पर। आज तक था कि विधायक दल का नेता कौन चुना जाता है, थोड़ी बहुत कुछ उस तरह की बातें भी चल रही थी कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, ये नहीं हो सकता, तो उस पर विराम लग गया है। विधायक दल का नेता नायब सिंह सैनी को चुना गया है। अमित शाह की मौजूदगी में जो ऑब्जर्वर बन के आए थे, मोहनलाल यादव जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, विधायक दल का नेता चुनने के बाद अब राज्यपाल की भूमिका शुरू होती है। गवर्नर के पास गए ये अपना दावा पेश करने के लिए कि हमारी पार्टी के पास स्पष्ट बहुमत है, सरकार बनाने का दावा पेश किया गया है वहाँ पे, क्योंकि राज्यपाल को भी कुछ उस तरह के सारे आंकड़े सब कुछ उनके भी सामने है। चुनाव आयोग की जो भी लिस्ट उनको भी गई है कि किस पार्टी के कितने जीते, तो इन्होंने दावा पेश किया। लेकिन अब राज्यपाल ने उनको न्योता दिया कि ठीक है, आपकी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला है और आप सरकार बनाइए। उसके लिए पहले से डेट तय है 17 अक्टूबर का दिन। राज्यपाल को ये भी बताया गया कि पहले से तैयारियां चल रही है, तो राज्यपाल को कोई आपत्ति इसलिए नहीं कि स्पष्ट बहुमत की सरकार है, तो उनको कल के लिए बाकायदा राज्यपाल ने ये कहा कि शपथ ग्रहण समारोह कल ठीक है, तो शपथ ग्रहण राज्यपाल ही करवाएंगे जी। खास बात यह है कि कल पंचकुला के सेक्टर 5 शालीमार ग्राउंड कहते हैं, बहुत बड़ा शालीमार ग्राउंड है वो, 50,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। पूरे हरियाणा से 22 जिलों से रोडवेज की और प्राइवेट बसों में भरकर लोग 50,000 की संख्या में वहां जाएंगे। साथ बात यह कि शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा केंद्रीय मंत्री और बीजेपी शासित राज्यों के 16 मुख्यमंत्री, उसके अलावा एनडीए के जो घटक दल हैं उनके नेता, ताकि एनडीए की एकजुटता भी नजर आए और आगे चलकर झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव है। तो कुल मिलाकर 37 अति विशिष्ट व्यक्ति होंगे, जिनमें प्रधानमंत्री, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, हरियाणा के बड़े नेता, कुछ एम्बेसडर भी होंगे, कुछ बड़े उद्योगपति, हरियाणा के सामाजिक क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं जिनका नाम है, कई तरह के मिलाकर एक 50,000 लोगों को इनवाइट किया गया है। अब ये भव्य समारोह होगा और अब सब दूसरी उत्सुकता सबकी है कि मंत्री कौन कौन बनेगा। दरअसल जिन लोगों के नाम कई दिनों से मीडिया में चल रहे हैं और केंद्रीय नेतृत्व में भी शॉर्ट लिस्टिंग की है, 15 जो 48 विधायक जीत कर आए उनमें 15 के नाम छाटे गए। उन 15 में से 12 या 13 को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी और मुख्यमंत्री पद की शपथ नायब सिंह सैनी को। नायब सिंह सैनी ने जैसा आज अपने संबोधन में 2 मिनट के छोटे संक्षिप्त संबोधन में कहा कि हरियाणा की टीम तैयार है। मोदी जी का जो एक ब्रॉड व्यू है कि 2047 तक विकसित भारत हमने बनाना है, जो लक्ष्य है, उसमें टीम हरियाणा आपका पूरा साथ देगी और हम उसको ये घटित होता दिखाना चाहते हैं लोगों को कि बीजेपी जो लक्ष्य तय करती है उसको हासिल भी करती है। तो हरियाणा की टीम की तरफ से प्रधानमंत्री को, केंद्र सरकार को उन्होंने एक आश्वासन दिया है कि हम शपथ ग्रहण करते ही जिन जिन मंत्रियों को जिम्मेदारी मिलेंगी तेजी से काम को आगे बढ़ाएंगे ताकि उस लक्ष्य को हासिल किया जा सके। फिलहाल तैयारियां अंतिम चरण में है और अब लोगों में जो 22 जिले हरियाणा की जिज्ञासा है, लोगों ने अपने नाम लिखवाए हुए हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जो त्रिदेव थे, पन्ना प्रमुख थे, जिन्होंने संगठन के लेवल पे काम किया, बीजेपी को सत्ता में फिर से लाने में जिनकी
योगदान और भूमिका रही है, वो भी लोग जाएंगे। आम लोग भी, सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोग, कुछ कॉलेज के प्रोफेसर वगैरह भी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के हैं। चूंकि पंचकुला में कार्यक्रम है तो पंचकुला इस कार्यक्रम को होस्ट कर रहा है। बाकी सभी जिलों से 22 के 22 जिलों से 50,000 की तादाद में लोग होंगे भव्य आयोजनों का। और पहली दफा पंकज ये हरियाणा में किसी मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण इतने बड़े स्तर पर हो रहा है। दरअसल पार्टी की मंशा ये है, पार्टी दिखाना चाहती है कि लगातार तीसरी बार किसी पार्टी की सरकार बनी है, कोई सरकार तीसरी बार लगातार सत्ता में आई है। एक तो ये जश्न है और दूसरा बीजेपी अब ये दिखाना चाहती है कि जिस तरीके से कांग्रेस दावेदारी कर रही थी कि सत्ता में आने की, कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा और बीजेपी अपने संगठन और अपने कामों के दम पर और चेहरे पर भरोसे के दम पर फिर से सत्ता में लौटी है। तो एक जश्न, दोहरा जश्न इसको कहेंगे, सरकार में लौटने का भी और प्रदेश के 2,65,00,000 लोगों को ये मैसेज देने का कि बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो हरियाणा को तरक्की के रास्ते पर ले जा सकती है और केंद्र सरकार के साथ मिलकर 2047 के जो विकसित भारत का जो लक्ष्य है उसको हासिल किया जा सके। फिलहाल आज की बात करें तो विधायक दल का नेता चुना गया, लेकिन लोगों में ये जरूर उत्सुकता है जब तक कल शपथ ग्रहण नहीं होता कि मंत्री कौन कौन बनता है। जब मंत्री बन जाएंगे तो 12 या 13 मंत्री शपथ लेंगे मुख्यमंत्री के साथ। और ये भी है कि अगली उत्सुकता ये रहेगी कि उनको विभागों के किस किस विभाग का मंत्री कौन बनाया जाता है, क्योंकि ये भी चीजें मैटर करती है। जो लोग हैं उनको, हर आदमी जैसे उद्योगपति है उनको ये रुचि रहती है कि वित्त मंत्री कौन बनता है, क्योंकि जो इंडस्ट्री के लिए योजनाएं आती है अप्रूवल स्वयं से मिलती है। या इंडस्ट्री का मिनिस्टर कौन बनता है, क्योंकि उद्योगपतियों का वास्ता उद्योग मंत्री से पड़ता है। स्थानीय प्रशासन मंत्री कौन बनता है, गृह मंत्री कौन बनता है, जैसे अनिल विज थे, बहुत चर्चा में रहे थे, गृह मंत्री थे। तो अब सारी कौतूहल और उत्सुकता इसी बात पर है कि कल मंत्री कौन कौन बनता है और इनको विभाग क्या क्या मिलते हैं। कुल मिला के बीजेपी एक बड़ा जश्न मना रही है और एक बड़ा मैसेज भी छोड़ना चाह रही है कि बीजेपी कितनी लोकप्रिय लोगों में, और लोग अभी भी तीसरी बार भी, मतलब 10 साल के बाद, हालांकि एंटी इनकम्बेंसी, नाराजगी, कई चीजें होती है, लेकिन उन सब पर पार पाते हुए सरकार रिपीट हो रही है। और एक बड़ा जश्न इसलिए मनाया जा रहा है कि लोगों को, बीजेपी को इसका मतलब माइलेज मिले, पॉलिटिकल माइलेज भी मिले कि आगे चलकर जो चुनाव है, महाराष्ट्र है, झारखंड है, या 5 साल तक अब ये मानी बहुमत की सरकार है, शायद वो तो पता नहीं कब क्या हो सकता है, लेकिन ये है कि 5 साल सरकार आराम से चलेगी, ये मैसेज विपक्ष को भी दिया जा रहा है और लोगों को भी दिया जा रहा है। जी देविदा, आप हमारे साथ बने रहिए। ललित भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी। ललित, बहुत बड़ा कार्यक्रम कल होगा जिसके लिए बाकायदा मैदान चुना गया। पंचकुला सेक्टर 5 का दशहरा ग्राउंड, बहुत बड़ा ग्राउंड, 50,000 लोगों की मौजूदगी यहां पर होगी, भव्य समारोह होगा। साफ संदेश ये है कि दिखाना चाहती है बीजेपी, बताना और जताना चाहती है बीजेपी की किस तरीके से ये हरियाणा में बीजेपी की मेहनत रंग लाई, 48 सीटें आई हैं। पूरा सिनारियो सामने आ रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इस पूरे कार्यक्रम के लिए जा रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह, इसके अलावा कई राज्यों के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, जिसमें योगी आदित्यनाथ हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, पुष्कर सिंह धामी भी आ सकते हैं, और जितने भी मुख्यमंत्री पूरे हरियाणा के चुनाव प्रचार में जुटे थे उन सभी वो लोग आ सकते हैं। तो इस पूरे कार्यक्रम को ग्रैंड बनाने के पीछे भारतीय जनता पार्टी का मकसद बहुत बड़ा मकसद है। सबसे बड़ा तो ये है कि पिछले कुछ समय में लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी को एक हरियाणा में बड़ी जीत हासिल हुई है जी। यानी कि ये हरियाणा और जम्मू कश्मीर का जो चुनाव है वो जो है हमेशा ही लोकसभा के बाद होता है, और लोकसभा में जिस तरीके की परिस्थिति बनी थी, भारतीय जनता पार्टी कहाँ 400 का नारा देकर निकली थी और 240 पर ही स्थिर हो गई जी। तो ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी इस पूरे शो को ग्रैंड बनाना चाहती है, ताकि जो एक लोकसभा चुनाव की नकारात्मकता है और आने वाले चुनावों में जो कार्यकर्ताओं को मैसेज देना है वो सारी कितना प्रभाव। ललित, आप आगामी चुनाव में जो विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है, जिनका ऐलान चुनाव आयोग कर चुका है, चाहे वो झारखंड हो, महाराष्ट्र हो, या फिर उत्तर प्रदेश का उपचुनाव हो, राजस्थान का उपचुनाव हो, कितना फर्क पड़ेगा इस जीत का और इस जश्न का? देखिए पंकज, जीत का कितना असर पड़ेगा ये तो आखिरी दिन रिजल्ट के बाद ही पता चलता है, लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए कि हर राज्य की परिस्थितियां अपनी अलग होती हैं, लेकिन एक साइकोलॉजिकल प्रेशर जरूर जाता है। इसलिए हर पार्टी कोशिश करती है कि अगर वो बैक टू बैक चुनाव में जा रही है तो वो अपने रिजल्ट्स को पॉजिटिव बनाए, वो अपने रिजल्ट्स को अच्छा बनाए, और इसी कोशिश में कांग्रेस भी जुटी थी। कांग्रेस को लगा था कि अगर वो सरकार बना लेती है तो उसके बाद आने वाले समय में महाराष्ट्र में
और झारखंड में, जहां पर उसकी अगर कांग्रेस की लोकसभा में स्थिति देखी जाए, महाराष्ट्र में, तो वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई थी, 13 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी। और अगर वो हरियाणा जीत लेती तो निश्चित तौर पर उसके कार्यकर्ता का मनोबल सातवें आसमान पर पहुंच जाता और ये उसके लिए बहुत अच्छी बात होती। और कांग्रेस जितनी भी सीटों पर जीतती उसके लिए वो एक तरह से फाइनल और बहुत अच्छी स्थिति होती। लेकिन अब हुआ ये है कि भारतीय कांग्रेस पार्टी भले ही 13 सीटें जीत गई हो, लेकिन बावजूद उसके वो अभी भी जो है चुनाव हार गई है। कार्यकर्ता को कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट हुई है। अब वो डिसअपॉइंटमेंट कितनी नुकसान पहुंचाती है तो बाद में। चलिए आपके पास आ रहा हूं ललित, में देवेंद्र के पास एक बार फिर से हम चल रहे हैं। देवेंद्र, जब विधायक दल का नेता सैनी साहब को चुना जा रहा था, उस दौरान प्रस्तावक के तौर पर जो 2 नाम अमित शाह ने लिए, उसमें पूर्व गृह मंत्री हरियाणा के अनिल विज थे और कृष्ण बेदी थे। ये 2 नामों का प्रस्ताव होना या प्रस्ताव देना नाम का क्या संदेश देता है? और अमित शाह ने बाकायदा इन नामों की घोषणा की कि इन्होंने प्रस्ताव रखा है नाम। रणनीति के तहत और मैं कहूँगा कूटनीति के तहत ये हुआ कि अमित शाह जी को भेजा गया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहनलाल यादव को। दरअसल अहीरवाल से आवाज उठ रही थी कि सीएम पद डिप्टी सीएम अहीरवाल को दिया जाए। लगातार 3 बार हमने विधानसभा बनाने में नहीं, लोकसभा चुनाव में भी अहीरवाल ने बड़ी भूमिका निभाई है, योगदान दिया है। तो वो डिप्टी सीएम और सीएम पद पर लगातार दावेदारी कर रहे थे। हालांकि राव इंद्रजीत भी अप्रत्यक्ष तौर पर ये कह रहे थे कि हमने पार्टी को ये दिया है। तो थोड़ी सी उस तरह की कोई प्रिय स्थिति पैदा न हो, तो मोहनलाल यादव को इसलिए भेजा गया था ताकि उनका चेहरा दिखाया जा सके, क्योंकि अहीरवाल जो है, राव है या यादव है, उनका दक्षिण हरियाणा में पूरा प्रभाव है, बहुत संख्या है, बहुत सीटें हैं। तो उनको सामने चेहरा इसलिए उनको दिखाने के लिए ताकि मोहनलाल यादव को बीजेपी ने एक बड़े राज्य, मध्य प्रदेश पूरे देश में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला राज्य है और आबादी वाला सबसे बड़ा राज्य यूपी है, लेकिन क्षेत्रफल के लिहाज से मध्य प्रदेश सबसे बड़ी स्टेट है हरियाणा में। तो मध्य प्रदेश जैसी स्टेट का मोहनलाल यादव को मुख्यमंत्री बीजेपी ने बनाया है, उनको सामने रख के एक मैसेज देना था। अमित शाह जी की जहां तक बात है, कोई उस तरह की बात, जैसे अनिल विज 2-3 बार चुनाव के दौरान भी उन्होंने कहा, 2014 में भी ये बात हुई थी जब मनोहर लाल जी को बनाया, या उसके पहले जब मुख्यमंत्री को बदला गया, नायब सिंह सैनी को बनाया गया, तब भी उनकी ये पीड़ा आई थी कि मैं सीनियर हूँ, मैं मेरे भी दावेदार बनती है। रह रहकर वो इस तरह की बात करते रहे हैं। तो कुछ इस तरह की अप्रिय घटना ना हो, कोई स्थिति हाथ से ना निकले, कोई गलत मैसेज ना जाए, तो जानबूझकर अमित शाह जैसे बड़े नेता को भेजा गया ताकि सब कुछ प्लानिंग के तहत हो, और हुआ भी वैसे। हैरानी की बात यह है कि अनिल विज को और कृष्ण बेदी, इन दोनों ही प्रस्तावक थे इस बात के लिए कि विधायक दल का नेता नायब सिंह सैनी को चुना जाना चाहिए, क्योंकि पार्टी ने उनको पहले से ही सीएम फेस दिखाकर चुनाव में गई थी पार्टी। तो उन्हीं को ही कहा गया कि आप प्रस्तावक बनो। तो अनिल विज अब कुछ कर नहीं सकते थे। अभी मीडिया में उनकी एक मैंने बाइट सुनी है, वो कह रहे कि मैंने कभी नहीं कहा मैं सीएम बनना चाहता हूं, मेरे बारे में ये कहा जा रहा था कि ये बनना नहीं चाहते या उसके लायक नहीं है। तो उन्होंने कहा मैं स्पष्टीकरण दे रहा हूं, मैंने पहले भी दिया है, ऐसा नहीं है कि मैं बनना नहीं चाहता या मैं इस लायक नहीं हूं, मैं लायक हूं, लेकिन पार्टी का जो फैसला है मेरे सिर माथे है। पार्टी अगर चौकीदारी के लिए भी कहेगी तो मैं वो भी करूंगा, जैसे प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि मैं तो चौकीदार हूं। आज अनिल विज ने भी कहा कि पार्टी मुझे चौकीदारी वाला काम देगी तो मैं वो भी करूंगा, लेकिन उनके मन में पीड़ा जरूर है। ये राजनीति की एक परिपाटी होती है। राजनीति में ऐसा अक्सर होता है कि आदमी मन के भाव पूरी तरह बाहर जाहिर नहीं कर पाता, हालात ऐसे होते हैं। देवेंद्र, मैं आपको रोक रहा, छोटे से ब्रेक का इशारा हो रहा है, आप बने रहिए हमारे साथ। हम जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपसे बात करेंगे कि किस तरीके से मंत्रिमंडल का रूप हो सकता है। 2029 को फोकस करते हुए इस मंत्रिमंडल का गठन होगा, ऐसा कहा जा रहा है, जिसमें अनुभवी और युवा के साथ महिलाओं की भागीदारी होगी। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस आ रहे हैं।